Hello gentlemen, how you all doing? This is Kishan Singh and I have cleared CDS 3 out of 3 times and I'm here to help you in your CDS preparation. So आज हम अपने पॉलिटी का 9th लेक्चर देखेंगे जो कि है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज। ऑलराइट, देखो अभी तक हमने बेसिकली जो क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने पढ़ लिया है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी, और अब हम पढ़ेंगे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है। तो जो आपका इससे पहले हमने पढ़ा था डीपीएसपी, डीपीएसपी आता था पार्ट 4th में। ठीक है, इसी तरीके से जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना वो आता है पार्ट 4th ए में। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है इसका? फंडामेंटल ड्यूटी लिखी हुई है आर्टिकल 51 ए में। जो आपके डीपीएसपी थे वो थे आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, देन एक आर्टिकल ऐड किया गया 51 ए जिसके अंडर में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई। ठीक है, तो देखो पहले ना एक कमेटी थी जिसका नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, 1970s में ये कमेटी थी। ठीक है, इन्होंने सजेस्ट किया था कि 8 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशन में डालनी चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज डालनी चाहिए, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना उस टाइम पर फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, फिर स्वर्ण सिंह कमेटी ने सजेस्ट किया कि 8 फंडामेंटल ड्यूटीज हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालनी चाहिए। फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से 10 फंडामेंटल ड्यूटीज आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई। ठीक है, और अभी प्रेजेंटली कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है? प्रेजेंटली है आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है। जो 11th वाली फंडामेंटल ड्यूटी थी ना वो डाली गई थी 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। अभी देखेंगे वो भी क्या है। ठीक है, अभी जो फंडामेंटल ड्यूटीज देखेंगे उसको भी देखेंगे वो क्या है। ऑलराइट, फिर देखो ये हमने ली कहाँ से, अडॉप्ट कहाँ से करी हमने फंडामेंटल ड्यूटीज? ये ली हमने यूएसएसआर, रशिया से। बेसिकली जो आपका सोवियत यूनियन था पहले, ठीक है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ये फंडामेंटल ड्यूटीज थी, तो हमने वहां से फंडामेंटल ड्यूटीज ली है। ठीक है, फिर ये देखो ये ड्यूटीज होती है इंडियंस की। इंडियन सिटीजन जो है, जो हम लोग हैं, ठीक है, ये हमारी ड्यूटीज है, ये हमारी ड्यूटीज है। बट स्टिल यहाँ पर एक पॉइंट है कि इनका जो नेचर है ना, नेचर, ये नेचर में नॉन जस्टिशिएबल है। नॉन जस्टिशिएबल है यानी कि आप कोर्ट में जाके इनको एनफोर्स नहीं करा सकते। कांट बी एनफोर्स्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। तो अब जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं मेरे से उनको समझ में आ गया हो कि नॉन जस्टिशिएबल का मतलब क्या है। और फिर भी मैंने बता दिया कि आप कोर्ट में जाके आप ये नहीं कह सकते कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है इसको आप एनफोर्स करिए। यानी अगर कोई इसका वायलेशन करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज का वायलेशन करता है, ठीक है, तो डायरेक्टली डायरेक्टली उसके लिए कोई, उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर कोई किसी फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन करता है, ठीक है, ना तो किसी बंदे को कंपेल किया जाएगा कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज निभाइए ही निभाइए, और ना ही अगर कोई किसी फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन करता है तो उसे डायरेक्टली उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अभी आप देखोगे कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, बेसिकली उनके लिए डिफरेंट लेजिस्लेशन बने हुए हैं, उनके लिए कह लो या उनसे रिलेटेड डिफरेंट लेजिस्लेशन है। तो अगर आप किसी फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन करते हो ना, तो कहीं ना कहीं कोई लेजिस्लेशन ऐसा जरूर होगा जो कि उस फंडामेंटल ड्यूटी को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कोर्ट में जाके कि ये फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन हुआ है, ठीक है, तो आप सजा दीजिए। उस फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड अगर कोई लेजिस्लेशन होगा, ठीक है, तो उसके थ्रू बेसिकली उस बंदे के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अभी जब आगे मैं फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तब बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। तो देखो जो आपकी ड्यूटीज है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन पे ही अप्लाई होंगी। ठीक है, ये किसी फॉरेनर पे अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, और देखो जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, ये क्यों है, बेसिकली इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखो आपको बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए जिसके अंडर में आपका आर्टिकल 19 आता है। ठीक है, बहुत सारे आर्टिकल आते हैं। अगर मैं पर्टिकुलरली
आर्टिकल 19 की बात करूं, ठीक है, तो आर्टिकल 19 के अंडर में आपको बहुत सारी फ्रीडम दी जाती है, ठीक है, बट उन फ्रीडम का मतलब ये नहीं है, ठीक है, कि आप अपनी फ्रीडम का मिसयूज करें, ठीक है, और उसे देश के बेसिकली आप कह सकते हो एंटी नेशनल किसी भी एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो ये जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है ना, ये इंश्योर करती है, ये आपको बताती है कि आपको राइट्स तो एंजॉय करने हैं, बट सर्टेन दायरे में रह के आपको आपके राइट्स एंजॉय करने हैं, ठीक है। अगर आप सही तरीके से अपने राइट्स का यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन स्टिल आप उन राइट्स का मिसयूज ना करें, इसलिए फंडामेंटल ड्यूटी आपको बताती है कि किस तरीके से आपको बेसिकली अपने राइट्स का यूज भी करना है, एंजॉय भी करना है, बट उसके साथ साथ कुछ आपकी ड्यूटीज भी हैं, उनको भी आपको अपने कंट्री के प्रति या नेशन के प्रति निभाना है, ठीक है। ऑलराइट, ये तो बस बात बताने की थी, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया फंडामेंटल ड्यूटीज बेसिकली क्या क्या कहना चाहती है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली फंडामेंटल ड्यूटी से। तो हमारी फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से अपना व्यवहार, आचार व्यवहार रखें, ठीक है, हम उसके हिसाब से चलें, हम कॉन्स्टिट्यूशन को माने, एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, जो उसमें आइडियल्स मेंशन्ड है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट करें। उसके जो इंस्टीट्यूशंस है, बेसिकली उसकी जो बॉडीज है, ठीक है, आपकी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, और जो बेसिकली आपकी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, जितनी भी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई हुई बॉडी है उनकी भी हम रिस्पेक्ट करें, अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करें और अपने नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, तो बहुत ही जनरल सी बात है, ठीक है, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में लिखी है, ये तो हम सबको पता ही होता है कि हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है, उसके आइडियल्स इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है, हमें अपने तिरंगे की रिस्पेक्ट करनी है और हमें अपने नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है। अब देखो सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है? टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। देखो जो सर्टेन आइडियल्स रहे, सर्टेन नोबल आइडियल्स रहे, ठीक है, जिन्होंने हमारे जो नेशनल जो स्ट्रगल था फ्रीडम का, ठीक है, उसको इंस्पायर किया, कि हमारे अंदर हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, उनके अंदर एक फायर जगाई, एक आग जगाई कि नहीं, हमें बेसिकली अपने देश की फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करना है, ठीक है। तो वो सर्टेन आइडियाज पे बेस्ड रहा कि हमें अपने देश में डेमोक्रेसी लानी है, ठीक है, हमें अपनी जो कंट्री है उसको ऐसा बनाना है कि वो सोवरेन हो, डेमोक्रेटिक हो, ठीक है। तो ये जो बेसिकली आइडियल्स है, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करें, हम जस्टिस को प्रमोट करें, ठीक है, तो इन आइडियल्स के बेसिस पे जो हमें बेसिकली फ्रीडम मिली है, तो इन आइडियल्स को हमें फॉलो करना है। अगर हम इन आइडियल्स को फॉलो करते हैं, अगर हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते हैं, ठीक है, हम भाईचारे से रहते हैं, तभी हम एक ऐसी कंट्री बना पाएंगे, ठीक है, जो कि सबके लिए रहने के लिए फेवरेबल होगी, ठीक है, जहां पर सबका हित होगा, जहां पर सबका डेवलपमेंट होगा, और हम एज अ कंट्री, ठीक है, एज अ कंट्री हम इंडिया को बहुत आगे तक ले जा पाएंगे, ठीक है। ये थी आपकी सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी। फिर आपकी थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी आती है, वो कहती है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, कि हमें हमारे देश की जो सोवरेनिटी है, ठीक है, यूनिटी है और इंटेग्रिटी है। सोवरेनिटी मतलब हमारे देश की जो इंडिपेंडेंस है, ठीक है, हमारे देश में यूनिटी और इंटेग्रिटी है, उसको हमें बेसिकली आगे बढ़ाना है और उसको प्रोटेक्ट करना है, कि जो बेसिकली जो कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स है, ठीक है, हमें उन पर नजर रखनी है, ठीक है, उनको हमें बेसिकली एलिमिनेट करना है, जो भी चीजें हमारे देश को तोड़ने में बेसिकली कंट्रीब्यूट करती हैं, हमें उनको अपने देश से हटाना है, ठीक है। इसकी इसी वजह से हम अपनी जो देश की सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को बचा सकते हैं। तो हमें अपनी देश की सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, यूनिटी, एकता और इंटेग्रिटी को ना ही सिर्फ बचाना है, उसको और प्रमोट भी करना है, उसको अपहोल्ड भी करना है, ठीक है। ऑलराइट, फिर आती है आपकी फोर्थ ड्यूटी, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। देखो जो हमारी डिफेंस फोर्सेस है वो तो बहुत अच्छा, बेसिकली बहुत ही फोकस के साथ अपना काम कर रही है, ठीक है, बहुत ही फोकस और डिसिप्लिन के साथ अपना काम कर रही है कंट्री को डिफेंड करने का, ठीक है, बाहर के एलिमेंट से, ठीक है। बट स्टिल अगर कभी ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन पड़ती है जहां पर सिटीजन्स को आर्म्स उठाने की जरूरत पड़े अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए, तो सिटीजन्स की ड्यूटी बनेगी कि वो अपने हाथों में बेसिकली हथियार ले, ठीक है, और अपने कंट्री को डिफेंड करे किसी बाहर के एलिमेंट से, बाहर के एंटी नेशनल एलिमेंट से। या फिर कभी कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, ठीक है, तो उस टाइम भी ये ड्यूटी है हर एक सिटीजन की
कि वो जितना हो सके, ठीक है, उतना बेसिकली वहां पर सर्विस को प्रोवाइड करे। आपने देखा होगा जैसे कैलेमिटी आ जाती है तो वहां के लोकल लोग जो है वो भी अपना पूरा योगदान देते हैं उस नेचुरल कैलेमिटी से निपटने के लिए। तो यही आपकी फंडामेंटल ड्यूटी, जो फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी है, वो कहती है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल अपॉन टू डू सो। जब आपसे कहा जाएगा, जब आपकी जरूरत पड़ेगी नेशन को, तो आप भले ही हथियार उठाने की जरूरत पड़े तो आप हथियार भी उठाएंगे, ठीक है, और अगर कोई कैलेमिटी आ जाती है उसमें अगर आपकी असिस्टेंस की जरूरत है तो आपको वहां पर हाजिर होना पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, फिर आती है आपकी फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी जो कहती है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities, and to renounce practices derogatory to the dignity of women। तो ये क्या कह रहा है कि हमें देश में हार्मनी, बेसिकली आपस में मेल जोल, पीस, ठीक है, ब्रदरहुड, भाईचारा, ठीक है, हमें ये अपने देश में पीस और भाईचारा बना के रखना है, ठीक है, डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में, ठीक है, हमारे डिफरेंट रिलीजन के बीच में दंगा ना हो, ऐसा ना हो कि किसी को लिंग्विस्टिक बेस पे इग्नोर किया जा रहा है, उसका बहिष्कार किया जा रहा है, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, या फिर रीजन के बेस पे या सेक्शन के बेस पे, ठीक है। क्योंकि देखो हमारा देश जो है ना बेसिकली एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, ये बात हम सब जानते हैं कि हमारे देश में बेसिकली अगर बेसिक बताऊं तो 4 रिलीजन है, ठीक है, उसके बाद हमारे देश में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ठीक है, फिर हमारे देश में शेड्यूल बेसिकली शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, ट्राइबल लोग हैं, ठीक है। तो बहुत ही जो हमारा जो इंडिया है ना बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। फिर भी हमको ये बिल्कुल प्रयास करना चाहिए, हमको एफर्ट डालना चाहिए कि हमारे देश में पीस रहे, और जितने भी हमारे देश में डाइवर्सिटीज हैं, डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारे देश में एक यूनिटी बनी रहे, एक ब्रदरहुड बना रहे, एक पीस बना रहे। तो एक तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। दूसरी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी ये है कि टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जो कि विमेन की डिग्निटी, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है, ठीक है, उसके आत्मसम्मान के लिए सही नहीं है, ठीक है, उसकी बेसिकली इज्जत के लिए सही नहीं है, उसकी उसकी जो रिस्पेक्ट नहीं कर रही है ऐसी प्रैक्टिसेस, तो ऐसी प्रैक्टिसेस को हमें तुरंत तुरंत ही छोड़ देना चाहिए, ठीक है, ऐसी प्रैक्टिस का हमें तुरंत त्याग कर देना चाहिए। ऑलराइट, यानी रिनाउंस का मतलब होता है छोड़ना या त्याग करना, ठीक है। तो ऐसी प्रैक्टिसेस का जो वुमेन की डिग्निटी को हानि पहुंचा रही है, ठीक है, उसको हमें तुरंत ही छोड़ देना चाहिए, यानी हमें वुमेन की बेसिकली रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। फिर है आपका आर्टिकल 6 टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। जो देखो हमारा जो कंट्री है, ठीक है, बेसिकली बहुत ही ज्यादा रिच है हेरिटेज में, ठीक है। हमारे जो बेसिकली अगर हम अपने एंशियंट टाइम में जाए, ठीक है, तो इंडिया ने देश को बहुत सारी चीज दी है, योगा से लेकर साइंस तक, ठीक है, हमारा बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। जहां पर आर्यभट्ट ने 0 दिया, ठीक है, वहीं पर जो हमारे रामानुजन सर थे, ठीक है, उन्होंने मैथ्स में बहुत कंट्रीब्यूशन किया। तो बेसिकली जो हमारा बेसिकली एंशियंट नॉलेज है ना, एंशियंट नॉलेज है, ठीक है, उसको हमें प्रिजर्व करना है। जो हमारी बेसिकली हेरिटेज है ना, हेरिटेज क्या होता है बेसिकली जो आपको इनहेरिट हुई है, ठीक है, पिछली जनरेशन से अगली जनरेशन में आई है। तो ऐसी जो हमारी नॉलेज है, हमारे जो वर्क्स हैं और जो हमारे एफर्ट्स हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे ग्रंथ हैं, वेद हैं, ठीक है, तो इनको हमें प्रिजर्व करना है और उनको वैल्यू करना है, ताकि जो हमारी हेरिटेज है देश की वो बनी रहे, और जो हमारे देश का जो एक कंपोजिट कल्चर है, मिला जुला कल्चर है, ठीक है, वो भी हमारा प्रिजर्व रहे। फिर आती है आपकी 7th फंडामेंटल ड्यूटी, ये क्या कहती है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें और उसको इंप्रूव करें। जैसे कि हमें फॉरेस्ट बेसिकली नहीं काटने चाहिए, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें ट्रीज लगाने चाहिए, ठीक है, हमारे जो लेक्स वगैरह है उनको हमें साफ रखना चाहिए, उसमें जो बेसिकली हम डंप वगैरह करते हैं, अपनी गंदगी वगैरह छोड़ते हैं, वो नहीं छोड़नी चाहिए। रिवर्स को हमें साफ रखना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, जिसके अंडर में बेसिकली हमारे गंगा यमुना एक्शन प्लान, ठीक है, गंगा यमुना एक्शन प्लान, ऐसे जो हमारी सरकार है, ठीक है, सरकार तो बेसिकली एक्शन प्लान चलाएगी ही, लेकिन उसके साथ अगर किसी रिवर को साफ करना है ना, तो वो एज अ ड्यूटी हम सिटीजन ही कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट तो सिर्फ एनफोर्स कर सकती है प्लान्स की क्लीनिंग का, लेकिन अगर हम अपने डंप को, ठीक है, हमारे जो घर का कूड़ा कचरा है उसको अगर हम नदियों में ना बहाएं, ठीक है,
तो फिर इस तरीके से हम उन रिवर्स को साफ करने की जिम्मेदारी जो है वो उठा सकते हैं। ठीक है, जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, उसको भी प्रोटेक्ट करें, उसको हानि ना पहुंचाए, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करें और उसको इम्प्रूव करें। ठीक है, एंड बेसिकली जब आप फॉरेस्ट इंप्रूव करोगे, ठीक है, जब फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करोगे, इंप्रूव करोगे, तो उसके अंदर की जो वाइल्ड लाइफ है वो भी फ्लोरिश होगी ही होगी। ठीक है, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। बेसिकली अगर हम ह्यूमन से अपार्ट बात करें तो बेसिकली बाकी जो लिविंग क्रिएचर है, हमें उनके प्रति भी कंपैशन रखना चाहिए, हमें उनके प्रति भी एक दया की, बेसिकली आप कह सकते हो दया की भावना रखनी चाहिए। क्योंकि जो आपकी आपकी वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ हो गई या फिर वाइल्ड एनिमल्स हो गए या फिर वाइल्ड बेसिकली आपके बर्ड्स वगैरह हो गए, बर्ड्स एनिमल्स हो गए, ठीक है, वो ह्यूमन के एक्शन की वजह से काफी सफर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें उनके प्रति भी सिंपैथी रखनी चाहिए कि हम कोई ऐसा एक्शन ना करें, ठीक है, जिसकी वजह से उन बेजुबान क्रीचर्स को सफर करना पड़े। ठीक है, फिर आती है आपकी 8th फंडामेंटल ड्यूटी, जो कहती है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो बेसिकली क्या कहती है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। बेसिकली जब भी हम किसी चीज को देखें ना, ठीक है, तो हम उसे बेसिकली इस तरीके से देखें कि हम उसका रीजन जानना चाहें। ठीक है, उसको हम साइंस की नजर से देखें, हम बेसिकली अंधविश्वास में ना पड़े। ठीक है, हम ह्यूमनिज्म, बेसिकली हम अपने अंदर एक इंसानियत को जगाएं। ठीक है, बेसिकली जो आज जो इंसान हैवान बनता जा रहा है, ठीक है, चीजों में, वो हैवानियत को दबा के हम अपने अंदर एक इंसानियत को जगाएं। ठीक है, एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो जो भी देखो, जो भी आपके जैसे समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जो गलत है, जो गलत है, जिनके पीछे आप कहीं ना कहीं कह दो कि लोगों लोगों का वो क्या बोलते हैं, अंधविश्वास जुड़ा हुआ है। ठीक है, या फिर लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसा करते तो हमें ऐसा करना चाहिए। ठीक है, देखो वो चीजें, जो चीजें सही है वो सही है, लेकिन अगर किसी ऐसी प्रथा से या किसी ऐसे रिचुअल से बेसिकली ह्यूमन या एनिमल किसी को भी नुकसान पहुंच रहा है ना, ठीक है, तो हमें वहां पर अपनी स्पिरिट यूज करनी चाहिए, इंक्वायरी एंड रिफॉर्म की। हमें जानना चाहिए ऐसा क्यों है। ठीक है, और अगर वो चीज गलत पाई जाती है तो हमें उसमें सुधार भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी सोसाइटी में कोई चीज गलत काम हो रहा है, ठीक है, कोई गलत रिचुअल, कोई गलत प्रैक्टिस फॉलो हो रही है, तो आप सिर्फ उसे अंधविश्वास में मान के करते रहे। नहीं, आप उसके कॉज जानिए, रूट कॉज जानिए कि वो क्या है, और अगर आपको लगता है कि ये चीज गलत है, नहीं ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो उसमें सुधार करिए। ठीक है, ऑलराइट। और ये जो ये इंक्वायरी एंड रिफॉर्म है, वो बेसिकली सिर्फ प्रथाओं के लिए नहीं है, दुनिया में जो भी है, ठीक है, जो भी चीजें गलत हो रही हैं, ठीक है, उनकी इंक्वायरी करें और उनमें रिफॉर्म करने की आप सलाह दें या उनमें रिफॉर्म करें। ठीक है, फिर आपका ड्यूटी 9 ड्यूटी आती है, जो कहती है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस। कि जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे कि आपके रेलवेज हो गए, पब्लिक बसेज हो गई, ठीक है, ये तो व्हीकल की बात होगी, जो आपके जो पब्लिक प्लेसेस है, पार्क हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, इनको आपको सेफ गार्ड करना है, इस पब्लिक प्रॉपर्टी को, आप इस पब्लिक प्रॉपर्टी की आपको रक्षा करनी है। ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करना है। एंड टू एब्ज्योर वायलेंस, और जो बेसिकली एक वायलेंट नेचर है ना, तोड़फोड़ मचाना देश में, ये सब करना, ठीक है, इसको बेसिकली आपको पूरी तरीके से छोड़ देना है। ठीक है, देश में नॉन वायलेंस से आपको रहना है। ठीक है, जैसे होता नहीं है कि कोई जैसे कोई सरकार डिसीजन ले लेती है, तो लोग जाके बेसिकली पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, दंगे फसाद करते हैं, लोगों की गाड़ियों में आग लगा देते हैं, ट्रेनों में आग लगा देते हैं, बसों में आग लगा देते हैं। तो ये बेसिकली आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप किसी भी तरीके का ये एक्शन इस तरीके का ना लें, आप नॉन वायलेंस से बेसिकली रहें। ठीक है, तो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी तो ये बात कहती है ना, बट स्टिल लोग करते हैं, फिर उनको सजा भी मिलती है, क्योंकि यार फंडामेंटल ड्यूटी ये कह रही है, आप फंडामेंटल ड्यूटी को एनफोर्स नहीं कर सकते क्योंकि वो नॉन जस्टिसेबल है। बट स्टिल हमारे देश में ऐसे कानून तो है, ऐसा थोड़ा है कि अगर फंडामेंटल ड्यूटी में लिखा है और फंडामेंटल ड्यूटी नॉन जस्टिसेबल है तो कोई वायलेंस करता रहेगा, नहीं। मैंने बताया ना, डिफरेंट लॉज भी तो हमारे देश में, जो कि कहीं ना कहीं फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेट करते हैं, और फिर उन लॉज के अंडर में उस बंदे को सजा दी जाएगी। डायरेक्टली फंडामेंटल ड्यूटीज के अंडर में सजा नहीं मिलेगी, बट उन लॉज का तो वायलेशन कर रहा है, जब कानून का उल्लंघन करोगे तो सजा पाओगे। ठीक है, ऑलराइट। फिर आती है आपकी 10th फंडामेंटल ड्यूटी, ये कहती है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। तो ये क्या कह रहा है कि एक कोई इंडिविजुअल है ना, ठीक है, वो जो भी अपनी लाइफ में काम कर रहा है, ठीक है, जो भी अपनी लाइफ में काम कर रहा है, ठीक है, उसे बिल्कुल उस काम को बहुत अच्छे से निभाना चाहिए ताकि वो उस काम में एक्सेल कर पाए। ठीक है, ये भी आप याद रखो, आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो आप इस तरीके से पढ़ाई करो कि आप पढ़ाई में एक्सेल करो। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो तो उसको इस तरीके से खेलो, इस चीज को दिमाग में रखते हुए कि मेरे को एक्सेल करना है। जब एक इंडिविजुअल एक्सेल करेगा ना, जब हर एक इंडिविजुअल एक्सेल करेगा, ठीक है, तो कलेक्टिवली कलेक्टिवली क्या होगा, जो आपका नेशन होगा वो
बहुत ही ऊपर हाइटों पे और अचीवमेंट्स पे पहुंचेगा, हमारे देश में बड़े बड़े अचीवमेंट्स और एंडेवर आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे देश की जो आपकी देश की आप कह लो क्रिकेट टीम है, ठीक है, बनी तो इंडिविजुअल से ही है। जब इंडिविजुअल बढ़िया खेलेंगे तभी तो ऑल ओवर क्रिकेट टीम अच्छा खेलेगी, और जब क्रिकेट टीम अच्छा खेलेगी तो हमारा देश जो है बेसिकली वर्ल्ड में अपनी क्रिकेट में छाप छोड़ पाएगा। इसी तरीके से आप पढ़ाई में ले लो, जब हमारे देश के बच्चे पूरा मन लगा के पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से एग्जामिनेशन क्रैक करेंगे, अच्छे से नॉलेज लेंगे चीज़ों की, ठीक है, तो ही तो आगे वो रिसर्च की फील्ड में जाएंगे और फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, कुछ इन्वेंशंस करेंगे, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो ये चीज़ है कि जो भी इंडिविजुअल, जो आप मैं जो भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, आप स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल लग के पढ़ाई करिए, आप स्पोर्ट्स पर्सन है बिल्कुल लग के खेलिए, आप मैनेजमेंट में है, ठीक है, तो आप बिजनेस एक्सीलेंस की तरफ काम करिए, ठीक है, आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन में है तो पूरी दृढ़ता और पूरी निष्ठा से अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को निभाइए। तो आप जो भी कर रहे हैं, ठीक है, उसको पूरी लगन और श्रद्धा से करिए, ताकि उसमें आप एक्सेल कर पाए, और आपके एक्सेल करने से ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, फिर आपकी 11th फंडामेंटल ड्यूटी, उसमें एक चीज यहाँ पर ऐड कर लेना, ठीक है, एक चीज ऐड करनी है, हु इज ए पेरेंट और गार्जियन। ठीक है, तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी कहती है हु इज अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years। तो देखो बेसिकली जो पेरेंट्स है ना, उनकी एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो अपने चिल्ड्रन को, ठीक है, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएं जब तक उसकी एज 6 से 14 साल के बीच में है, ठीक है, यानी वो उसको स्कूल भेजें, ठीक है, उसको बेसिकली एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए, उसको काम पे ना लगाए, ठीक है, ऑब्वियसली मतलब काम पे तो इलीगल हो जाएगा लगाना, ठीक है। और हमारा जो क्या बोलते हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किससे की गई थी, ये की गई थी 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। इसी के थ्रू हमने आर्टिकल 45 में भी चेंज किया था। इसी के थ्रू हमने आर्टिकल 21A, जिसमें आपका राइट टू एजुकेशन को, राइट टू एजुकेशन जो था, ठीक है, टू एजुकेशन, इसको फंडामेंटल राइट बनाया था आर्टिकल 21A के अंडर में डाल के। और ये क्या था कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी 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 एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अब गवर्नमेंट तो दे रही है, ठीक है, लेकिन पेरेंट्स की भी ड्यूटी बनती है कि वो उनको, उन बच्चों को जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उनको बेसिकली स्कूल भेजे। अगर वो गवर्नमेंट में भेजना चाहते हैं गवर्नमेंट में भेजे, प्राइवेट में भेजना चाहते हैं प्राइवेट में भेजे, लेकिन उनकी ये ड्यूटी बनती है पेरेंट या गार्जियन की कि अपने 6 से 14 साल तक के बच्चे को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाए। ठीक है, तो ये थी आपकी 11th फंडामेंटल ड्यूटी। और मैंने बताया था ना कि एक 11th फंडामेंटल ड्यूटी 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड की गई थी, तो वो यही वाली फंडामेंटल ड्यूटी थी। ठीक है, तो आई होप आपको सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटीज समझ में आई होंगी। ठीक है, तो ये थी आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसी के साथ जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है वो खत्म होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।